का एक गांव था जहां सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे मयूर और उसकी बीवी अंजलि के साथ रहती थी। सावित्री कपड़े सिलने का काम करती थी और गांव के सभी लोग शादी हो या त्योहार अपने कपड़े उसी से सिलवाते थे। सावित्री ने अपनी बहू अंजलि को भी सिलाई सिखाई थी, लेकिन उससे कोई अपने कपड़े नहीं सिलवाता था। एक दिन अंजलि अपने शौहर मयूर से कहती है, मेरे पास कोई भी अपने कपड़े नहीं सिलवाता है, सब सिर्फ अम्मी से ही अपने कपड़े सिलवाते हैं। जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप हमेशा यही कहकर कुछ नहीं करते। कब तक मैं इसी तरह माँ जी के साए में जीती रहूंगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी उनके कारण हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हर महीने ढेर सारे कपड़े गरीबों को दान कर देती हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब से अब्बू गए हैं तब से मुझे कोई इतना पूछता ही नहीं है। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं बची। जिसे देखो वो आकर सिर्फ अम्मी के बारे में पूछता है। लेकिन मैं क्या करूं? उन्हें घर से निकाल दीजिए। वैसे भी पिताजी ने ये घर आपके नाम कर दिया था। थोड़ी ही देर में सावित्री बाहर से टहलकर घर आ जाती है। मयूर और अंजलि उनका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सावित्री घर में प्रवेश करती है, देखती है कि दोनों उसे घूर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कोई बात हो गई क्या? अम्मी, अब्बू ये घर मेरे नाम करके गए थे, है ना? जानती हूँ बेटा, क्या बात है, बोलो। मैं चाहता तुम भी ना इतनी सी बात कहने के लिए इतना हिचकिचा रहे हो। माँ, हम चाहते हैं कि अब इस घर में सिर्फ हम रहे, तो मेहरबानी करके आप यहाँ से जा सकती हैं। मगर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरे पास कोई और घर नहीं है। मुझे नहीं पता, आप यहाँ से चले जाइए। सावित्री मायूस होकर घर से बाहर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या खाए। वो एक एक घर जाकर खाना मांगने लगती है। कोई है अंदर? कुछ खाना है तो मेहरबानी करके मुझे दे दीजिए। सावित्री की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना है कि आपके बेटे और बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने ही मेरी शादी में मेरे शौहर का कुर्ता सिला था, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। वो महिला अंदर जाती है और खाना बांधकर बाहर लाती है और सावित्री को दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सावित्री खाना लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है? क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की? क्या मैंने भूखों को खाना नहीं खिलाया? क्या मैंने ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं की? लेकिन मैं जानती हूँ मेरे साथ आप हमेशा हैं। बस आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। सावित्री रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक आसमान से उसके सामने सिलाई मशीन दरख्त के नीचे आ गिरती है। सावित्री उस मशीन को देखकर हैरान हो जाती है। सिलाई मशीन? सावित्री आसमान की ओर देखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही बरसात बंद हो जाती है। सावित्री के लिए सिलाई मशीन इतनी हल्की होती है कि वो उसे कहीं भी उठाकर ले जा सकती थी। सावित्री सिलाई मशीन पर बैठती है और घर के बारे में सोचती है। वो सिलाई मशीन को चलाती है और अचानक उस मशीन से एक घर निकलता है जो धागे से बना हुआ होता है। ये तो जादू की सिलाई मशीन है, इसके चलते ही एक घर बनकर खड़ा हो गया। इससे मैं कितने सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। सावित्री उस घर में रहने लगती है और फिर से गांव के लोगों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर देती है। एक दिन एक गरीब व्यक्ति सावित्री के पास आता है। सावित्री जी, आपका घर तो बड़ा अनोखा है। मेरे सिर पर भी छत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा ही घर बनाकर दे दे तो मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा ही एक घर बनाकर देती हूँ। सावित्री सिलाई मशीन को घर से बाहर लेकर आती है और उस आदमी को धागे का एक घर बनाकर देती है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये घर इतने जल्दी बनाकर दे दिया। मुझे ये घर देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, ऊपर वाले का शुक्र
और उठाना चाहे तो ये घर उससे नहीं उठ पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं जहाँ भी जाऊंगा तो ये घर मैं अपने साथ लेके जा सकूंगा। वो आदमी अपनी सुई धागे के घर को अपने साथ उठा कर ले जाता है। धीरे धीरे सभी लोग सुई धागा का घर बनवाने के लिए सावित्री के पास आने लगते हैं। जिनके पास घर है उन्हें भी सुई धागा घर की चाहत होने लगती है। सभी सुई धागा घर सस्ते में सावित्री से ले रहे हैं और दूसरी ओर जमींदार अपने चेले चीकू को बुलाता है। जी मालिक, बोलिए, कोई दिक्कत हो गई क्या? क्या हो गया? आजकल ब्याज के पैसे क्यों नहीं आ रहे? कोई ब्याज से पैसे नहीं ले रहा है क्या? जी मालिक, कोई भी अब ब्याज पर पैसे नहीं ले रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? जी मालिक, कस्बे वाले घर खरीदने के लिए ही ब्याज पर पैसे उठाते थे, लेकिन आजकल सबको मुफ्त में या फिर कम रकम में घर मिल रहे हैं। अच्छा, कौन है जो उन्हें घर दे रहा है? कोई बुजुर्ग औरत है मालिक, जो उन्हें सुई धागे से घर बनाकर लोगों को दे रही है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई सिलाई मशीन है। मालिक, ये वही औरत है जिसने आपके बेटे के निकाह में आपके लिए कुर्ता सिला था। अच्छा, वो बुजुर्ग, उसका तो एक बेटा भी है। एक काम करो, जाकर उसके बेटे को बुला कर लाओ। चीकू जाकर मयूर और उसकी पत्नी अंजलि को बुलाता है। बोलिए मालिक, मेरी वजह से कोई दिक्कत हो गई क्या? तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारे अम्मी की वजह से दिक्कत हो रही है। तुम्हारी अम्मी ने कस्बे में लोगों को सुई धागे का घर बनाना शुरू कर दिया है। मालिक, हम जानते हैं, हमने उन्हें कब का घर से निकाल दिया, फिर भी उनकी वजह से हमें अभी भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी वजह से मेरे पास अभी भी कोई ग्राहक कपड़े सिलाने नहीं आता है। अच्छा, तो तुम अपनी अम्मी से परेशान हो। तुम्हारी अम्मी ने भी मेरी नाक में भी दम करके रखा है। क्यों ना हम तीनों मिलकर इस दिक्कत का रास्ता ढूंढ ले। नेकी और पूछ मालिक। जमींदार चीकू को मशीन कैसे चलती है ये देखने के लिए भेजता है। वो सावित्री के पास जाकर कहता है, जी, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी सुई धागा का घर बना कर दीजिए ना। तुम्हारा चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। नहीं मालकिन, मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। सावित्री चीकू के लिए एक घर बनाने लगती है। सावित्री घर कैसे बनाती है ये चीकू देख लेता है। चीकू जमींदार के पास जाकर सब बता देता है। तो ऐसे बनाती है वो बुजुर्ग सुई धागा घर। अगर वो सुई धागे की मशीन मेरे हाथ लग गई तो मैं बहुत रईस बन जाऊंगा। मालिक, मुझे मत भूलिए, आखिर वो सिलाई मशीन मेरे अम्मी की है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। और माँ के बाद सिलाई मशीन मैं अच्छे से चला सकती हूँ। ठीक है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जैसे ही रात होती है, जमींदार मयूर और अंजलि तीनों सावित्री के सुई धागे के घर में जाते हैं और देखते हैं सिलाई मशीन दरवाजे पर ही रखी हुई है। जमींदार सिलाई मशीन को उठाते हैं और लेकर बाहर भागने लगते हैं। अचानक से सिलाई मशीन भारी होने लगती है। मालिक, ठीक से पकड़िए, ये सिलाई मशीन नीचे गिर जाएगी। आप लोग एक सिलाई मशीन को नहीं उठा पा रही है। अचानक से सिलाई मशीन नीचे गिर जाती है। इसका वजन दफातन से इतना ज्यादा कैसे हो गया? एक काम करते हैं, मैं इस सिलाई मशीन को चलाती हूँ और इससे 2 बड़े-बड़े महल बनाती हूँ, फिर हम उन्हें उठाकर ले जाएंगे। वाह अंजलि, तुम तो बड़ी होशियार निकली। अंजलि सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और जैसे ही वो मशीन चलाना शुरू करती है, एक बड़ी सी सुई धागे की जेल में वो लोग कैद हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब इस सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। जब ये लोग बात कर ही रहे थे, उसी समय चीकू और प्रधान वहाँ आ जाते हैं। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन कायर नहीं हूँ। आप एक अच्छी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मयूर, अंजलि, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपनी अम्मी के साथ कोई ऐसा करता है? ओ जमींदार, दूसरों के दुख में शामिल होना एक कमजोर और बुरा इंसान होने का मतलब है। प्रधान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे माफ करना। प्रधान जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब करने के लिए मुझे और मेरी बेगम को इस जमींदार ने कहा था। तुम दोनों जमींदार से भी बड़े मुजरिम हो। पहले तो तुमने अपने अम्मी को अपने घर से निकाल दिया था। तुम तीनों को कस्बे से निकाला जाता है।
तीनों को गांव से बेदखल कर दिया जाता है और सिलाई मशीन वापस सावित्री को दे दी जाती है और वो आगे और लोगों को सुई धागा घर बनाकर देने लगती है।